हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास लेखन। आज हम इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास लेखन क्या होता है? तो इतिहास लेखन होता है ऐतिहासिक तत्वों की विभिन्न व्याख्याएं। कोई भी ऐतिहासिक तत्व होता है, उसकी अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास लेखन। अब ये अलग अलग जो है दृष्टिकोण कैसे आ जाते हैं? अलग अलग दृष्टिकोण आ जाते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की समझ में एक तो अंतर होता है, दूसरा क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ बौद्धिक पूर्वाग्रह होते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है कि किसी व्यक्ति को या संस्था को या कि कोई विचार है उसके बारे में बिना जाने अपने मन में कोई धारणा बना लेना। ये धारणा जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। जैसे अभी न्यूजीलैंड की टीम खेलने आई तो हमने क्या सोचा कि हम न्यूजीलैंड को इजिली हरा देंगे, लेकिन ये अलग बात है कि न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हरा दिया। तो ये क्या था? हमारा पूर्वाग्रह था कि वो कमजोर टीम है, हम हरा ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। इससे हमारा इतिहास लेखन प्रभावित हो जाता है। अब एक इतिहासकार हुए हैं E.H. कार। उन्होंने क्या है, एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? व्हाट इज हिस्ट्री। इस बुक में उन्होंने इतिहास लेखन के विभिन्न तत्वों के बारे में बताया है। तो इसी के आधार पर हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास को देखने का प्रयास करेंगे। अब जो है प्राचीन भारत के अध्ययन के जो दृष्टिकोण है उसमें सबसे पहला दृष्टिकोण क्या है? साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में भी कौन से दो तरीके के दृष्टिकोण है? एक तो जो है प्राच्यवादी, दूसरा जो है उपयोगितावादी। अब पहले बात करते हैं प्राच्यवादियों की। तो क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी से जब भारतीय इतिहास का अध्ययन प्रारंभ हुआ, तो ये अध्ययन किसने प्रारंभ किया? तो भारत में जो है ब्रिटिश जो अधिकारी रह रहे थे उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया। इन लोगों ने जो है भारत की अतीत की जो संस्कृति थी और जो भारत की अतीत की समृद्ध विरासत थी, इसमें अत्यधिक रुचि ली। तो जैसे इनमें कौन कौन से नाम थे? विलियम जोन्स, विल्किंसन, नॉर्थब्रुक और कनिंघम। इनको क्या कहा गया? प्राच्यवादी। तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने जो है यूरोप को भारत की समृद्ध विरासत से परिचित कराया। अब इनके उद्देश्य क्या थे इस लेखन के? इनके औपनिवेशिक उद्देश्य थे। पहला तो एक उनका उद्देश्य ये था कि अगर हमें भारत के बारे में जानकारी होगी तो हम भारत पे अच्छे ढंग से शासन कर सकेंगे। दूसरा क्या था कि इन्होंने, अब जैसे ये भारत पे शासन कर रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ तो रीजन चाहिए कि हम तुम पे शासन क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि देखो, हम तुमको जो है तुम्हारे प्राचीन गौरव से परिचित करा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश होता है जब कोई एक देश है वो कोई दूसरा कमजोर देश है उस पर कब्जा कर ले और उसके संसाधनों का किसके हित में प्रयोग करे? अपने देश के हित में प्रयोग करे। तो हम क्या कहते हैं? उपनिवेश। तो जो छोटा देश या कमजोर देश होता है वो क्या है? दूसरे देश का उपनिवेश बन जाता है। तो ऐसे ही 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने क्या है? भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति की। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि जो ये है प्राच्यवादी, इनका क्या योगदान है। तो अब देखते हैं कि प्राच्यवादियों का क्या योगदान था। तो एक विद्वान थे विलियम जोन्स। इन्होंने क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1884 ईस्वी में। इस सोसाइटी ने क्या किया कि अनेक भारतीय जो ग्रंथ थे, प्राचीन ग्रंथ, उनकी खोज की। साथ ही साथ उनका क्या किया कि यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। इससे क्या है? यूरोपीय भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में परिचित हुए। अब इसके बाद क्या हुआ? 1871 में कनिंघम ने जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। तो कनिंघम को क्या है? भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। पूरा इस विभाग ने क्या किया कि अनेक सिक्के, अभिलेख, स्मारकों की खोज की। और 1921 में जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी उसकी खोज किसने की? इसी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ। इस संस्था ने क्या किया? भारत के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक खोजें की, जिससे भारत के प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के संबंध में अनेक जानकारी प्राप्त हुई। अब देखते हैं कि प्राच्यवादियों की क्या सीमाएं थी। तो प्राच्यवादियों की पहली सीमा क्या थी कि जैसे भारत में जो भी प्राचीन ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। तो इसके अध्ययन के लिए जो ये प्राच्यवादी थे, इन्होंने किसका सहयोग लिया? ब्राह्मणों का। तो इसलिए जो इनके इतिहास पे क्या है? ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण का प्रभाव दिखता है। दूसरा क्या है कि एक तो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण का प्रभाव दिखता है, दूसरा संस्कृत के साथ साथ जो पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे ग्रंथ, इन्होंने इनको इग्नोर कर दिया, उनपे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इनकी तीसरी कमी क्या है? यूरोप केंद्रित विचार। इन्होंने भारतीय समाज को यूरोपीय मापदंड के हिसाब से समझा, ये इसकी एक कमी है। इसके अलावा जो है औपनिवेशिक उद्देश्य क्या थे कि इनको जो है ब्रिटिश शासन को भारत में वैधता प्रदान करना था। तो इसलिए ये उस हिसाब से प्रभावित होकर लिख रहे हैं। इसके अलावा क्या है? इन्होंने यूरोप में भारत के संदर्भ में अनेक भ्रम फैलाए। जैसे क्या फैलाया कि भारत जो है सपेरों का देश है, मदारियों का देश है। एक तो ये भ्रम फैलाया। दूसरा इन्होंने ये भ्रम फैलाया
कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? धर्म, और भारतीय सदा धर्म और आध्यात्म में डूबे रहते हैं। यहाँ तक मैक्स मुलर एक विद्वान थे, इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि यूरोपीय लोगों के लिए जहां जीवन जो है उमंग और वास्तविकता थी, वहीं भारतीयों के लिए क्या थी? माया। तो ये है प्राच्यवादियों की कमियां। अब आगे देखते हैं साम्राज्यवादियों के दूसरे समूह, उपयोगितावादी दृष्टिकोण के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं उपयोगितावादी दृष्टिकोण की। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? ब्रिटेन में विद्वानों का एक नया वर्ग आया, जिन्हें क्या कहा गया? उपयोगितावादी। उपयोगितावादी क्या करते थे? ये भारतीय अतीत एवं संस्कृति को पतनशील मानते थे, जबकि प्राच्यवादियों ने भारतीय अतीत एवं संस्कृति का क्या है? गुणगान किया है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला कि भारतीय जो है राज्य एवं राजनीतिक संस्थाओं का विकास नहीं कर सके। उन्होंने क्या बोला? कि भारतीयों को बलपूर्वक सुधार लाने की जरूरत है भारतीय समाज में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? भारतीय सदैव डंडे के बल पर शासित हुए हैं। इसमें एक प्रमुख विद्वान कौन हुआ? जेम्स मिल। जेम्स मिल ने क्या है? प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा दी। जेम्स मिल ने भारत का इतिहास लिखा, उसमें जो है भारत के इतिहास का नामकरण क्या किया? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण करने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। अब इन्होंने हिंदू काल क्यों कहा? वैसे 8वीं शताब्दी तक भारतीयों को हिंदू नहीं कहा जाता था। हिंदू सबसे पहले भारतीयों को किसने कहा? अरब के लोगों ने। सिंधु के आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहा? हिंदू, क्योंकि वो सा जो वर्ड होता है इसको क्या बोलते थे? हा। तो इसीलिए वो सिंधु से क्या शब्द निकला? हिंदू। और दूसरी चीज क्या है कि भारत में सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं था, उसके समानांतर क्या क्या था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी था। ऐसे ही मुस्लिम काल था, तो इन्होंने जेम्स मिल ने मुस्लिम काल दिया। लेकिन जो है इतिहास कभी अल्पसंख्यक राजा से नहीं बनता किससे? बहुसंख्यक प्रजा से। तो इसलिए इसको मुस्लिम काल नाम देना भी गलत है। अब अगर हिंदू काल और मुस्लिम काल नाम दिया तो तीसरा का नाम क्या होना चाहिए? ब्रिटिश नाम होना चाहिए था, ईसाई काल। लेकिन इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश काल। तो बेसिकली ये क्या है? भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण कर रहा था और अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा था। अब इसका औपनिवेशिक उद्देश्य क्या है? उपयोगितावादियों का औपनिवेशिक उद्देश्य है कि जो भारत का बाजार है इसको जो है ब्रिटेन की वस्तुओं के बाजार के रूप में रूपांतरित करना। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तो जो वहां पे तैयार माल है उसको बेचने के लिए इनको बाजार की जरूरत थी। तो इसलिए जो है इन्होंने अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरीके का इतिहास लिखा। अब अगली बात करते हैं मार्क्सवादियों की। तो दोस्तों बात करते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रारंभ कब हुआ? 1950 के दशक से। किसने किया? डीडी कोशाम्बी ने। डीडी कोशाम्बी ने किया। 1956 में डीडी कोशाम्बी ने एक बुक लिखी। कौन सी बुक? एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन हिस्ट्री। अब इसमें क्या बताया गया? मार्क्सवादियों ने किस चीज को आधार बनाया? मार्क्सवादियों ने बताया कि एक आर्थिक परिवर्तन होता है, वो क्या होता है? राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन को दिशा देता है। और साथ ही साथ ये जो तीनों परिवर्तन है ये क्या है? आर्थिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अन्य विद्वान कौन कौन से हुए? आर एस शर्मा, डी एन झा, वी एन एस यादव और भी बहुत सारे हुए। अब इनका योगदान क्या था मार्क्सवादियों का? मार्क्सवादियों का सबसे पहला योगदान था कि पहले इतिहास को राजवंश के इतिहास की दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन इन्होंने अपने लेखन के लिए किस चीज को आधार बनाया? आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों को आधार बनाया। दूसरा क्या है कि इन्होंने शोषित वर्ग का जो इतिहास था उसको सामने लाया, शोषित वर्ग के योगदान को सामने लाए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? पहले इतिहास क्या होता था? घटना प्रधान होता था, लेकिन अब इन्होंने इतिहास को क्या किया? विश्लेषण प्रधान। प्राच्यवादियों ने केवल जहां जो है संस्कृत के ग्रंथ थे उनको महत्व दिया, लेकिन इन्होंने पाली प्राकृत साहित्य के जो ग्रंथ थे उनको भी महत्व दिया। साथ ही साथ जो है इन्होंने पहले क्या था? मध्यकाल का प्रारंभ क्या है? 1192 ईस्वी से माना जाता था, तराइन के द्वितीय युद्ध से। लेकिन इन्होंने मध्यकाल का आरंभ किससे माना? सामंतवाद के उद्भव से। तो ये जो है मार्क्सवादियों का योगदान था। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की। तो क्या हुआ? 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ नए विद्वानों का आगमन हुआ। उनमें कौन कौन से थे? केपी जायसवाल, एएस अल्तेकर, आरसी मजूमदार और प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी। तो इन लोगों का उद्देश्य क्या था? एक तो इनको साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन था उसकी चुनौती का सामना करना था, साथ ही साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों का उद्घाटन करना था। अब देखते हैं इनकी उपलब्धियां क्या थी। तो इनकी पहली उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने जो जेम्स मिल का नामकरण था हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, उसको खारिज कर दिया। उसकी जगह पे इन्होंने नया नामकरण किया। क्या नामकरण किया? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये क्या है? एक बेटर नामकरण है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर नहीं है, सामाजिक राजनीतिक प्रवृत्तियों के आधार
पर किया गया नामकरण है। इसके अलावा इन्होंने क्या है, जेम्स मिल की जो प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा थी उसका खंडन किया। इन्होंने क्या बोला कि भारतीय हमेशा जो है बलपूर्वक शासित नहीं हुए, भारतीयों ने गणतंत्र जैसी प्रशासनिक संस्थाओं का विकास कर लिया था। ठीक है। अब तीसरा जो क्या है, इन्होंने पहले सिर्फ इतिहास लेखन में किस चीज को महत्व दिया जा रहा था, साहित्यिक साक्ष्यों को। इन्होंने इतिहास लेखन में क्या किया, साहित्यिक साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्यों को भी महत्व दिया। इनका चौथा योगदान क्या था कि इन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों की भी खोज की। जैसे 1905 ईस्वी में आर शर्मा शास्त्री ने जो क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की खोज की। अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र जो बुक है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, ये शासन व्यवस्था पे लिखी हुई किताब है। इसके अलावा राष्ट्रवादियों ने पहली बार क्या किया कि जो दक्षिण भारत का इतिहास था उस इतिहास को क्या है, भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से जोड़ा। तो ये जो है राष्ट्रवादियों का योगदान है। अब बात करते हैं संशोधनवादी इतिहास लेखन के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं संशोधनवादी एवं नवीन दृष्टिकोण की। तो वर्तमान में क्या है, संशोधनवादियों के द्वारा क्या है, जो श्रमिक समूह है, दलित समूह है एवं जनजाति समूह है, इसका इतिहास में क्या योगदान है, इस पे अध्ययन किया जा रहा है। दूसरा क्या है, जो महिला समूह का अध्ययन है उसका क्या है, जो मतलब महिलाओं का इतिहास में योगदान है उसको जो है परिवार, समाज एवं राजनीतिक सत्ता से जोड़कर अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही साथ क्या है कि इतिहास के अध्ययन में पर्यावरणीय कारकों ने क्या प्रभाव डाला इतिहास पे, इसका अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी तक जिस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में ज्यादा इतिहास का अध्ययन नहीं हुआ है, जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उसके इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है। अब इतिहास लेखन की भावी दिशा क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले भारत का जो इतिहास है वो साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, इसलिए उसमें साहित्यिक साक्ष्यों के साथ साथ क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों का भी बेहतर उपयोग होना चाहिए। दूसरा क्या है, डीएनए फुटप्रिंटिंग की संभावना का बेहतर उपयोग होना चाहिए। अब क्या है, इतिहास का अध्ययन कभी भी जो है सरल नहीं होता है, ये एक जटिल इतिहास जटिल अवधारणा है, क्योंकि हम वर्तमान में खड़े होकर लाखों हजारों वर्षों पुरानी चीजों को विश्लेषण कर रहे हैं। तो इतिहास का लेखन सदैव जटिल रहेगा और जैसे जैसे नए साक्ष्य आते जाएंगे इतिहास सदैव परिष्कृत होता जाएगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इतिहास के अध्ययन के स्रोत, मतलब कि इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत होते हैं जिसके आधार पर हम इतिहास लेखन करते हैं। तो अध्ययन के दो स्रोत हैं मेन रूप से। पहला क्या है, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा क्या है, साहित्यिक स्रोत। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत मतलब जो प्राचीन इतिहास है उसके जो भौतिक साक्ष्य हैं, जैसे कि जो भी वस्तुएं हैं उनको क्या बोलते हैं, भौतिक साक्ष्य। ठीक है। तो अब पुरातात्विक स्रोत में पहला क्या है, अभिलेख, दूसरा क्या है, स्मारक एवं भवन, तीसरा है सिक्के, चौथा है मूर्तियां, इसके अलावा चित्रकला और मोहरें। ठीक है। अब अभिलेख, अभिलेख जो है इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इपिग्राफी। अगर अभिलेख के अध्ययन को, ये कभी कभी आ जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इपिग्राफी। अब अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा मिलता है, पोगोर्जकोई अभिलेख। ये कहाँ से मिला है, मध्य एशिया से। इसमें जो है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि देवताओं का जिक्र है। इसके अलावा हमें इससे ऋग्वेद की जो है डेट निकालने में भी आसानी होती है बोगोर्जकोई अभिलेख से। इसके अलावा भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं वो किसके हैं, अशोक के। अब दूसरा है स्मारक एवं भवन। स्मारक वो होते हैं जो किसी चीज की याद में बनवाए जाते हैं, जैसे किसी राजा का राज्याभिषेक हुआ या जो है किसी राजा ने किसी दूसरे राजा पे विजय प्राप्त की तो उसके जो है याद में क्या बनता है, स्मारक। इसके अलावा भवन मतलब जो उस टाइम के जैसे मंदिर वगैरह बनाए जाते थे इतिहास में जो, या जैसे राजा ने अपने रहने के लिए जो महल बनवाए वो क्या होते हैं, भवन। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो भवन मिला है उससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं सिक्कों की। तो जैसे प्रत्येक राजा जो है अपने नाम के सिक्के जारी करते थे, इसीलिए कहावत नहीं कही जाती है कि इनके नाम का सिक्का चलता है। सिक्का चलने का मतलब कि वो बहुत पावरफुल था, राजा था, तो राजा सिक्के जारी करते थे। सिक्के से इतिहास कैसे पता चलता है, अब जैसे वर्तमान काल के ही सिक्के देखो तो उसपे क्या है, सन लिखा रहता है कि इस सन का ये सिक्का है। दूसरा क्या है, उस टाइम के गवर्नर का नाम लिखा रहता है। और क्या लिखा रहता है, भारत सरकार लिखा रहता है। लेकिन ऐसे राजा भी अपने सिक्के जारी करते थे, तो उसमें राजा क्या करते थे, एक तो सन किसी किसी में सन लिखा होता था, किसी किसी में नहीं लिखा होता था। इसके अलावा जो है राजा उस पे जो है अपना कोई चिन्ह जारी करते थे, जैसे मान लो जिस धर्म के होते थे उससे संबंधित कोई चिन्ह, या राजा को जो भी पसंद आए, तो उससे जो है हमें पता चलता था कि ये मतलब इस धर्म का राजा था। ठीक है। इसके अलावा मूर्तियां, मूर्तियों से तो रहन सहन, पहनावे आदि का पता चलता है। इसके अलावा मान लो जो धार्मिक मूर्तियां उनसे हमें धर्म आदि के बारे में पता चलता है। और भारत में जो है मथुरा शैली जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली है मूर्ति निर्माण की। ठीक है। इसके बाद चित्रकला, चित्रकला से भी हमें क्या है,
रहन सहन आदि के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा मोहरे, मोहरे एक तरीके से वर्तमान का जो जैसे जो कंपनियां होती हैं उनके जो लोगो होते हैं, जैसे पूमा है, एमआरएफ है, इन कंपनियों के जो लोगो होते हैं उसी हिसाब से जो प्राचीन काल में व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, अपनी मोहरे रखते थे, उससे भी जो है हमें इतिहास का पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इतिहास लेखन के साहित्यिक स्रोत की। अब भारत के इतिहास लेखन के साहित्यिक साहित्यिक स्रोत में दो तरीके का मेन साहित्य, एक कौन सा साहित्य, भारतीय साहित्य जो भारतीयों के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा दूसरा क्या है, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य क्या है, जो विदेशी इंडिया में भ्रमण करने आए या किसी किसी का आक्रमण हुआ उनके साथ आए, उन लोगों ने क्या लिखा, विदेशी साहित्य। उसमें कौन कौन से लेखक हैं, पहला एक तो यूनानी एवं रोम के लेखक हैं, इसके अलावा चीनी लेखक हैं, अरबी लेखक हैं। ठीक है, अब भारतीय साहित्य के कौन कौन से पार्ट हैं, भारतीय साहित्य में पहला क्या है, एक तो धार्मिक साहित्य, मतलब जो धर्म से संबंधित है उस साहित्य को क्या कहेंगे, धार्मिक साहित्य। इसके अलावा दूसरा क्या है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा जो है संगम साहित्य। संगम साहित्य बेसिकली जो दक्षिण भारत से संबंधित है उसको जो है हम संगम साहित्य कहते हैं। इसको जो है हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, हालांकि हम इन सब चीजों को आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ये अभी क्या है, इतिहास के स्रोत। अब इतिहास जानने के धार्मिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से साहित्य हैं, एक तो ब्राह्मण साहित्य, मतलब जो ब्राह्मण धर्म या वर्तमान का जो सनातन धर्म हिंदू धर्म है उससे संबंधित साहित्य। ठीक है, दूसरा जो है बौद्ध साहित्य, और तीसरा जो है जैन धर्म से संबंधित साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहला आता है वेद, दूसरा आता है ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अलावा आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग, उपवेद, षट दर्शन और महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत आदि, इसके अलावा पुराण और स्मृति। अब बात करते हैं वेद की। वेद जो है चार वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल है इसमें, और इसमें जो है ऋचाएं लिखी गई हैं। ये ऋचाएं जो है विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित की गई हैं। अब वेदों को जो मंत्र हैं ये या ऋचाएं, उनको गाने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्र। ये अभी हम आगे आपको डिटेल से भी पढ़ाएंगे। फिर ऋग्वेद के बाद दूसरा क्या आता है, सामवेद। इसके बाद तीसरा क्या है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, ये कहां से निकले हैं, सामवेद से। इसके अलावा यजुर्वेद में क्या है, जो यज्ञ के टाइम पे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनका वर्णन है यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में जो है औषधि, टोना टोटका और जो है मंत्र आदि का वर्णन है। अब वेदों की व्याख्या किसमें की गई है, ब्राह्मण ग्रंथों में। और ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या किसमें की गई है, आरण्यक में। और आरण्यक की व्याख्या किसमें की गई है, उपनिषद में। इसके अलावा जो है वेदांग, इसके बाद उपवेद और षट दर्शन जैसे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन आदि के बारे में किसमें की व्याख्या की गई है, षट दर्शन में। फिर इसके बाद महाकाव्य लिखे गए हैं। महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत, इससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके अलावा पुराण कितने हैं टोटल, 18। ये सब हम आपको आगे पढ़ाएंगे। पुराणों का संकलन एवं रचयिता किसने किया, पुराणों का संकलन किया लोमहर्ष नामक ऋषि ने। और लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। इन दोनों ने मिलकर जो है इसका मतलब ये रचयिता और संकलनकर्ता कहे जाते हैं। 18 पुराण है, इन सभी को डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद स्मृति साहित्य। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक तो सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और मिलिंद पन्हो और बुद्ध चरित आदि। इसके बाद आ जाता है जैन साहित्य में। इसमें जो कौन से ग्रंथ लिखे गए, परिशिष्ट वर्मन, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि। अब इसके बाद आ जाते हैं हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य पे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में पहली पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र। ये किसने लिखी, चाणक्य ने। ये जो है मौर्य काल के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। राजतरंगिणी ये किसने लिखी है, कल्लड़। इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अष्टाध्यायी ये किसने लिखी है, पाणिनि ने। इसके बाद मुद्रा राक्षस ये किसने लिखी है, विशाखदत्त ने। इसके बाद बाणभट्ट का हर्षचरित और कालिदास के जो रचनाएं हैं जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि। संगम साहित्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। अब बात करते हैं विदेशी साहित्य में। तो विदेशी साहित्य में तीन तरीके के लेखक हैं, यूनान एवं रोम के लेखक, इसके अलावा चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी लेखक में कौन था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इससे जो है हमें मौर्य काल के
जो मौर्य काल का समाज एवं प्रशासन था उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये भी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद टालमी, इसके बाद हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या है, इतिहास का पिता भी कहते हैं। इसकी कौन सी पुस्तक है, हिस्टोरिका। ठीक है, फिर अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस जो है सिकंदर के साथ भारत आया था, उसने अपना इतिहास लिखा है। अब चीनी लेखक की बात करते हैं। चीनी लेखक में जो है फाइयान ह्वेनसांग इत्सिंग। ह्वेनसांग की पुस्तक कौन है, सी यू की। ये जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। अब अरबी लेखक, अरबी लेखकों में कौन है, सुलेमान, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि। अलबरूनी की पुस्तक कौन सी है, किताबुल हिंद। इसके अलावा इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे निकोलस कोंटी, नूनीज, ये सब हम डिटेल से अभी जैसे जैसे आगे क्लासेस में आते जाएंगे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास का विकास जो है 3 कालों में हुआ। कौन कौन से काल है, पहला काल है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा जो ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इस काल का हमें कोई साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और भारत में भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुर्ड। ठीक है, और प्रागैतिहासिक शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, डेनियल विल्सन ने। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन वो साहित्य जो है पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, लेकिन उसके जो हमें मतलब लिपियां मिली हैं वो अभी पढ़ी नहीं जा सकी हैं। तो उसको क्या हम कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है कि जिसके हमें पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य दोनों मिलते हैं। तो जो वैदिक काल से स्टार्ट होता है, तो उसमें जैसे हमने वेदों वगैरह का जो लिपि है संस्कृत में लिखे गए उसको हमने पढ़ लिया है, और उसके जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। तो वहां से क्या ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है, एक प्री हिस्टोरिका इंडिया बुक है, इस बुक को किसने लिखा है, स्टुअर्ट पिगट ने। तो ये हो गया। अब हम लोग पहुंच गए पाषाण काल पे। अब यहाँ से हम लोग पाषाण काल स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अभी क्या है कि जैसे ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी तो ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, हम इन सब चीजों को डिटेल से प्रिंटेड नोट्स और विद मैपिंग, ताकि आपको आसानी से समझ आए, आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मेरी ये आईडी है RGM ARCHIYAM, सभी स्मॉल मतलब लेटर्स हैं ये, _ और IAS, इस पे आप फॉलो कर लो। वहां पे अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और अभी जो नोट्स अभी तो प्रिंटेड करना, क्योंकि ये अभी तो मुश्किल है, लेकिन जो है मैं आपको वहां पे आपके डाउट्स जो है अभी क्लियर कर दूंगा। तो अब चलते हैं आगे पाषाण काल पर। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं पाषाण काल की टाइमलाइन की। अच्छा, हिस्ट्री में जो है टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइमलाइन को जरूर एकदम रट ही लें, क्योंकि इससे क्या है आपको चीजों को याद करने में आसानी हो जाती है। अगर आपको टाइमलाइन नहीं याद है तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके याद कर लीजिए। जैसे अभी पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो पाषाण काल की याद कर लीजिए। अब देखो पाषाण काल है, इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें, पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कब है, मतलब जब से मानव जीवन का आरंभ हुआ, प्रारंभ से जो है BC, मतलब BC प्रारंभ से 10,000 BC तक। और जैसे क्या होता है, ये 0 है, इधर से 1 2 3, अभी क्या है चल रहा है 2025, ये इधर को क्या चल रहा है AD। ठीक है, अब अगर 0 से इधर जाने लगो तो 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर 10,000 BC। ठीक है, इधर को ये BC चलते हैं। 0 क्या है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। 0 को जो है मतलब प्रभु ईसा मसीह के जन्म का वर्ष मानते हैं। तो और अन्ना डोमिनी का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। उसके बाद तो 0 के बाद जो है 1 2 3 4 ये AD होते हैं, और उसके पहले BC होते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताए थे। अब पूरा पाषाण काल कब से कब तक है, पूरा पाषाण काल जो है प्रारंभ से जो है 10,000 BC तक है। अब पूरा पाषाण काल को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको जो है 3 काल कौन कौन से, पहला निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल जो है इसकी डेट कब से कब तक है, प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक को क्या बोलते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल।
मध्य पूर्व पाषाण काल, इसकी डेट कब से कब तक है? 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक को मध्य पूर्व पाषाण काल बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है उच्च पूर्व पाषाण काल, इसको जो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के अवधि को क्या बोलते हैं? उच्च पूर्व पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की कालावधि क्या है? 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, मतलब 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। किसी किसी बुक में ये 5500 या कुछ और भी दिया हो सकता है, तो लेकिन वो क्या होता है कि बहुत पुरानी बात है और जो है एक एग्जैक्ट रेट है, क्योंकि उसके कोई साहित्यिक साक्ष्य तो है नहीं, तो वो इसीलिए अलग अलग लिखी हुई है। लेकिन वो आपको एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बस आपको अध्ययन की सुविधा के लिए है। अब ये आगे आ जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां और सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, उसके बाद ऐतिहासिक काल चालू हो जाएगा। वो टाइमलाइन हमने आपको पहली क्लास में नोट करा दी थी। तो ये जो है पूरा पाषाण का, इसकी आप पूरी डेट नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आप जो है तब तक इस टाइमलाइन को याद कीजिए और अगली क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम आईडी RGM_IAS, सभी स्मॉल लेटर्स में है, मैंने आपको लिखवाई भी थी, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक आप अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पुरातात्विक स्रोत में पहले नंबर पे आती शुरू से बोलो, ये हमारा आपका एक प्रश्न शुरू से बोलो। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इतिहास। आज क्यों पढ़ेंगे?